इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिसीज़ेस के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बायोलॉजी। तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि हमारा बेसिक बॉडी टेम्परेचर होता क्या है। 98.6 फ़ारेनहाइट इज़ आर बॉडी टेम्परेचर। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब भी हमें कोई डिसीज़ आती है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसको हम पैथोजन भी बोलते हैं, तो वेन एवर अ पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी ट्राइज टू फाइट दैट पैथोजन। बिकॉज ऑफ दैट फाइट बाय बॉडी, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाता है, हमें फ़ीवर हो जाता है। फ़ीवर का मतलब है हमारा बॉडी उस पैथोजन से लड़ रहा है। तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे बॉडी में आ चुका है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लड़ने के लिए हमारा बॉडी WBC प्रोड्यूस कर रहा है ज़्यादा मात्रा में, और वो लड़ने की वजह से ही हमारे को फ़ीवर आ रहा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। तो अभी हम पढ़ेंगे दो तरीके के डिसीज़ेस। तो पहले होंगे इन्फेक्शियस डिसीज़ेस, इन्हीं को कम्युनिकेबल डिसीज़ेस भी बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से हम स्प्रेड हो सकते हैं। इन्हीं को कंटेजियस डिसीज़ भी बोल सकते हैं। कंटेजियस, स्प्रेडेबल, मतलब जो एक से दूसरे पर स्प्रेड हो जाएं। और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गया कि नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस होते क्या हैं। हमको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कॉलेरा सपोज़ इन्फेक्शियस होगा या नॉन इन्फेक्शियस होगा, क्योंकि कॉलेरा किसी को हो गया तो वो स्प्रेड हो सकता है। एड्स है, हमें पता है सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाता है एड्स, तो ये भी इन्फेक्शियस है, हम एक से दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं। या फिर सपोज़ कर लीजिए कोविड है, तो ये भी हमारा इन्फेक्शियस डिसीज़ होगा। नॉन इन्फेक्शियस के एग्जांपल जैसे कि डायबिटीज़। तो भाई डायबिटीज़ किसी को है तो ऐसे हाथ मिलाने से, गले मिलने से या फिर किसी भी तरीके से वो स्प्रेड नहीं होगा, वो पर्सनली एक दिक्कत हो गया। जैसे मान लो किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तो ये चीज़ें स्प्रेड नहीं होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। इन्फेक्शियस डिसीज़ में ये इंपॉर्टेंट है कि एड्स इन्फेक्शियस डिसीज़ है, क्योंकि वो भी एक तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। तो वॉट एवर कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको हम इन्फेक्शियस डिसीज़ के कैटेगरी में डालते हैं। तो अभी हम 4 पैथोजेंस पढ़ेंगे जिनसे हमारे लिए डिसीज़ जानना ज़रूरी है। तो इसमें क्वेश्चंस मेनली ये आएंगे कि ये डिसीज़ किससे हो रही है, ये डिसीज़ क्या करती है। तो ये दो चीज़ें हमें बहुत जानना ज़रूरी है। बैक्टीरिया में वो ये भी पूछेंगे कि नाम क्या है उस बैक्टीरिया का जो ये डिसीज़ कर रहा है। तो ये 3 चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि ये डिसीज़ किससे हो रही है, ये डिसीज़ क्या करती है। बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ, वायरस को छोड़ दें तो बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ के नाम भी पूछ ले जाते हैं कि ये डिसीज़ किससे हो रही है। और वायरस में भी एक दो हैं जिनका वायरस का नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो भी हम बता देंगे। तो हम बेसिकली 4 पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। वायरस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और फंगस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 पैथोजन से हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। अब ये 4 पैथोजन से जो भी डिसीज़ हो रही हैं वो बेसिकली इन्फेक्शियस डिसीज़ की कैटेगरी में आ रही हैं। ऑल आर इन्फेक्शियस। जो भी तुम्हें हुआ वो किसी और को भी ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से हुआ ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब दूसरी जगह चला जाएगा तो वो उस डिसीज़ को ट्रांसमिट कर देगा। जैसे मान लो डेंगू हुआ, तो डेंगू जिस वजह से भी हुआ हो, अगर मेरे अंदर है तो वो तुम्हारे अंदर भी जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सपोज मैं छींक दूँ या किसी तरीके से वो जा सकता है। सो ऑल ऑफ दीज आर इन्फेक्शियस डिसीजेज़। और जैसे वो डायबिटीज़ हुआ, तो डायबिटीज़ बेसिकली किसी प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, वो आपके इंसुलिन के लफड़े के चक्कर में हो जाता है। आपके पैनक्रियाज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तो उस चक्कर से डायबिटीज़ हो गया, आपकी फूड हैबिट्स ख़राब थी, तो वो किसी को ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे आप। उस बंदे की फूड हैबिट्स अच्छी हैं, वो एक्सरसाइज करता है, तो आप उसे डायबिटीज़ नहीं दे सकते। तो ये हो गया बेसिकली डेफिनेशन कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज़ें इन्फेक्शियस रहेंगी, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस से जो भी डिसीज़ हो रही हैं वो सारी की सारी इन्फेक्शियस डिसीज़ की कैटेगरी में आएंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसीज़ इसी की हैं और सबसे ज़्यादा इसी की पूछी जाती हैं। तो वायरस की डिस्कवरी किसने की थी?
वायरस की डिस्कवरी की थी इवानोस्की ने। डिस्कवरी ऑफ वायरस was done by Ivanovsky. This scientist has been asked 2-3 times in NTPC एग्ज़ाम, ऐसा मैडम ने बताया था। तो इवानोस्की, याद रखिए, वायरस की डिस्कवरी की थी। ऐसी एक और डिस्कवरी याद कराने का मन कर रहा है कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी। जब विटामिन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोबारा से, लेकिन अभी से फिर एक बार लिख लो। विटामिन की डिस्कवरी की थी फंक ने, FUNK। तो बस मज़े कर रहा था वो फन, तो उसने विटामिन की डिस्कवरी कर ली। तो ये हो गया वायरस का डिस्कवरी। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वायरस जो है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बंदा ना तो जीवित है ना ये मृत है, ये लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। इसका मतलब भैया, इसका मतलब ये है कि व्हेन इट इज़ आउटसाइड द बॉडी इट इज़ नॉन लिविंग। जैसे हमको बोला जा रहा था कोरोना वायरस, एक दिन का लॉकडाउन कर दिया गया था जिससे कोरोना वायरस जो रोड पे है वो अपने आप ही मर जाए, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं डेवलप करने के लिए। तो आउटसाइड द बॉडी इट इज़ नॉन लिविंग। इनसाइड द बॉडी क्या होता है, जो वायरस के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं वो जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तभी वो ट्रिगर होते हैं और तब वो वायरस लिविंग हो जाता है। तो बेसिकली इट इज़ नीदर लिविंग नॉन लिविंग, इट डिपेंड्स कि वो किस सर्कमस्टेंस में है, तब वायरस लिविंग या नॉन लिविंग हो जाता है। तो क्योंकि ये पूरा अपना लाइफ डिपेंड कर रहा है, उसका पूरा लाइफ, कि वो हमारे बॉडी के अंदर है या नहीं, इसीलिए वायरस को बोला जाता है इट इज़ अ कंप्लीट पैरासाइट। पैरासाइट जो वर्ड्स हैं वो वायरस से ही आए हैं, इससे खतरनाक पैरासाइट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बंदा विदाउट अस ही कांट सर्वाइव। पैरासाइट्स वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे क्रीपर्स वगैरह, जो पेड़ों के ऊपर चलते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं सर्वाइवल के लिए। तो वायरस इज़ लाइक अ कंप्लीट पैरासाइट, वो तो ज़िंदा भी नहीं रहता अगर उसको बॉडी नहीं मिलता है। तो इट इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड इट इज़ अ कंप्लीट पैरासाइट। अब हम आते हैं डिसीज़ जो वायरस कॉज करता है। तो पहला डिसीज़ है रेबीज़। रेबीज़ के बारे में हमें 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहला चीज़ जानना ज़रूरी है कि होता कैसे है। जब हमें कोई चूहा, बंदर या फिर कोई कुत्ता काट लेता है तो उससे हमारे अंदर रेबीज़ का वायरस आ सकता है। अगर वो रेबीज़ का वायरस कुत्ता, चूहा या बंदर में था तो उससे हमारे अंदर वो वायरस आ सकता है। पहले इन्हीं के अंदर होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बाइट्स में आपको रेबीज़ का एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ये होता कैसे है। दूसरा, ये हमें याद रखना है कि ये वायरस से होता है। अब हम पढ़ तो वायरस ही रहे हैं, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो एक चार्ट बनाना दिमाग में ज़रूरी है कि कौन सा डिसीज़ किससे हुआ था। तो फाइनली मैं लास्ट में चार्ट बनवा दूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये करता क्या है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम का इफ़ेक्ट होने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, जैसे कुत्ते रहते हैं वो पानी से डरते हैं, तो हमारे भी दिमाग पे डैमेज करता है। हम बाकी सारी काम अच्छे से नहीं कर पाते और मतलब हमारी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन डैमेज हुआ तो फिर बैंग बैंग हो ही जाएगा। लेकिन जब तक हम जीवित होते हैं हमें हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बंदर को, ये चूहे को, कुत्तों को भी हाइड्रोफोबिया होता है। तो ऐसे ही इन लोगों को भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिनको कुत्ता काट लेता है रेबीज़ हो जाता है। तो ये भी याद रखिए। और ऑब्वियसली क्योंकि ये वायरस से हुआ है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होगा, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसमें हमें इतना याद रखना था, पहला कि ये नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, फिर ये हाइड्रोफोबिया कर देगा, वायरस से हुआ है, और ये कैसे होता है, रैट, मंकी या इन सब से काटने से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा कि रेबीज़ किससे होता है, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया। तो रेबीज़ भाई एक वायरस से होता है। सेकंड नंबर है डेंगू। जैसे अभी क्या है ना, अभी बस देखते जाइए कि क्या चल रहा है। तो डेंगू भी वायरस से होता है। डेंगू के बारे में फिर भी कुछ जानना पड़ेगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसका वेक्टर, कि इस डेंगू हमें एक वायरस से हो जाता है, वो हमें पता है, उसका नाम भी डेंगू वायरस ही होता है। रेबीज़ का नाम होता है रेबीज़ वायरस। तो मतलब
वायरस का इसीलिए नाम नहीं पूछा होता क्योंकि डिसीज़ का नाम और वायरस जोड़ दो तो वही वायरस हो जाता है। तो डेंगू वायरस किससे ट्रांसफ़र होता है, वेक्टर क्या है? तो वेक्टर बेसिकली होता है एक मॉस्किटो जिसका नाम है एडीज़ मॉस्किटो। एडीज़ मॉस्किटो का ही दूसरा नाम होता है टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो। तो ये जब काट लेता है हमें तो हमारे अंदर डेंगू का वायरस आ सकता है क्योंकि मच्छर से ही आता है हमारे अंदर। ये होता है इसका वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन जो डेंगू से आ सकता है वो ये है कि डेंगू में होता क्या है। तो हमारा जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो कम हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज। डेंगू में क्या होता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो जुड़ जाते हैं, दो प्लेटलेट्स बना के एक प्लेटलेट बन जाता है इस तरीके से। तो बेसिकली हमारा जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि हमारे कुछ प्लेटलेट जुड़ के एक प्लेटलेट बनने लगे हैं। तो अब क्या होता है कि जो बंदे को डेंगू हो गया है उसको प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए कुछ खिलाया जाता है। उसमें क्या क्या है कि क्या क्या खिला सकते हैं। गोट मिल्क, बकरी का दूध पिलाते हैं। पपाया की लीव्स, पपीता भी खिला सकते हैं और पपाया की पत्ती में अच्छा खासा होता है तो पपाया की लीफ का हम लोग पीते भी थे कोविड टाइम में, याद रखो प्लेटलेट जब अपने कम हो गए थे। और प्लेटलेट्स एक और चीज़ से भी बढ़ सकते हैं, वो है कीवी फ्रूट। मोस्ट बेनिफिशियल ये होता है, पपाया लीव्स में काफ़ी अच्छा प्लेटलेट काउंट बढ़ता है और बाकी ये भी खा सकते हैं। तो ये हो गया प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स हमारा डेंगू में कम हो जाता है और उसको बढ़ाने के लिए हम ये दे सकते हैं। तो अभी तक हमने वायरस की दो डिसीज़ पढ़ ली। पहली पढ़ ली रेबीज़, दूसरी पढ़ ली डेंगू। और रेबीज़ में नर्वस सिस्टम पर अटैक हुआ था और यहाँ पर हमारा जो प्लेटलेट्स है वो दोनों जुड़ के एक प्लेटलेट बन गया। तो फिर डेंगू में प्लेटलेट्स पर अटैक हुआ। थर्ड डिसीज़ जो वायरस से हो रही है वो है ज़ीका। इसका सुना ही होगा, ज़ीका वायरस नाम सुना होगा कि ज़ीका वायरस से, ये बेसिकली अफ्रीका में एक आई थी, थोड़े बहुत एक आध केस हमारे इंडिया में भी दिखे। तो ज़ीका में होता क्या है, बेसिकली हमें कॉमन कोल्ड ही हो जाता है, नॉर्मल सा कॉमन कोल्ड ही लगता है। तो ज़्यादा समझ नहीं आता कि ज़ीका वायरस है या क्या है, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। फिर ये इतना फेमस क्यों हो गया कि कॉमन कोल्ड है? ये फेमस इसलिए हो गया कि इसके दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये मैन में भी हो सकता है, ये वुमेन में भी हो सकता है और ये प्रेग्नेंट वुमेन में भी हो सकता है। तो मैन में, वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में ये बेसिकली सिर्फ कॉमन कोल्ड ही कर रहा था। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनका जो चिल्ड्रन है उनका ब्रेन को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा ये। उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, जिनको भी ज़ीका वायरस फैला है अफ्रीका में, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके बच्चों का ब्रेन बेसिकली अच्छे से बन नहीं पाया। तो इसीलिए थोड़ा ख़तरनाक वायरस हो जाता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़ीका वायरस में है वो है कि ये फैलता कैसे है। ये भी डेंगू वाले वायरस से ही, डेंगू वाले मस्कीटो से ही फैलता है, एडीज़ मॉस्किटो। इसी को दूसरा नाम क्या है, टाइगर मॉस्किटो। तो ये फैलता किससे है, इसका जो वेक्टर है ना वो पूछ लिया जा सकता है कि ज़ीका वायरस का वेक्टर क्या है, वो है एडीज़ मॉस्किटो। ज़ीका वायरस क्यों एक और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, कोई अलग ही कलर यूज़ कर लेता हूँ। ज़ीका वायरस ना एसटीडी है। एसटीडी मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ एसटीडी डिसीज़। तो सिर्फ एक ज़ीका, अभी जो जितनी भी मैंने पढ़ाई वो एसटीडीज़ नहीं थी, ये ज़ीका वायरस जो ऐसी है पहली है वो एसटीडी डिसीज़ है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एडीज़ मॉस्किटो से फैलता है, ये एक एसटीडी डिसीज़ है। और आ सकता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि ज़ीका किससे होता है, ये एक वायरस से होता है, ज़ीका वायरस। तो हमारा तीन हमने पढ़ लिए, रेबीज़ वायरस से हो रहा है, डेंगू वायरस से हो रहा है और हमारा ज़ीका भी वायरस से हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऑलमोस्ट हर जन को हो ही जाता है, वो है स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स ये दोनों भी वायरस से होते हैं।
स्मॉल पॉक्स छोटा भाई है, चिकन पॉक्स बड़ा भाई है। WHO ने बोला है कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। छोटी माता जो है ना वो अब कहीं नहीं होती, उसका प्रॉपर इलाज हो चुका है। अब कोई भी केस नहीं है पूरी दुनिया में, पिछले 3 साल से कोई भी केस नहीं आया, इसलिए WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड से। लेकिन जब ये जा रहा था ना तो ये म्यूट होके एक अपना ही बड़ा भाई बना के चला गया, उसका नाम है चिकन पॉक्स। और ये बंदा अभी इरेडिकेट छोड़ो, ये तो ऑलमोस्ट हर जन को माता निकल ही आती, बचपन में अपन को भी निकली होंगी। तो ये थे दो डिसीज़ जो कि वायरस से हो रहे हैं। स्मॉल पॉक्स का वायरस का नाम वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने को कर लो। वो ये है कि स्मॉल पॉक्स का वायरस है वेरियोला ज़ोस्टर, वेरियोला ज़ोस्टर, वेरियोला ज़ोस्टर वायरस। और जो चिकन पॉक्स है उसका वायरस का नाम होता है वेरीसेला ज़ोस्टर, वेरीसेला। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो ज़ोस्टर तो याद हो जाएगा और मोस्टली ऑप्शंस में ज़ोस्टर ही रहेगा। जो छोटा है स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला छोटा नाम, चिकन पॉक्स बड़ा भाई, वेरीसेला बड़ा नाम। तो वेरियोला ज़ोस्टर और वेरीसेला ज़ोस्टर ये दो वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होते हैं। और बोथ ऑफ देम का काम क्या होता है, ये दोनों ही हमारी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। माता निकल आती हैं स्किन में, परमानेंट मार्क्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें डैमेजिंग द स्किन। तो हमने अभी तक 5 डिसीज़ पढ़ लिए, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला पढ़ा था हमने रेबीज़, कुत्ते काटने से जो हो रहा था। दूसरा हमने पढ़ा था आपका डेंगू, जो कि एडीज़ मॉस्किटो फैला रहा था। तीसरा हमने पढ़ा था जीका, जो कि प्रेग्नेंट विमेन में उनके जो बच्चे होते हैं उनमें ब्रेन डेवलप नहीं करने दे रहा था, वो भी एडीज़ मॉस्किटो से आ रहा था। और एसटीडी भी था। फिर हमने 2 भाई पढ़े, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, सारे वायरस से चल रहे हैं अभी तक। 6वें नंबर पे आता है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसका हिंदी में नाम होता है पीलिया। तो भाई आपने कुछ नहीं पी लिया, बस आप ही पीले हो गए हैं, अपीयर्स येल्लो। जो बंदा है वो अपीयर येल्लो होने लगता है, उसके नेल्स येल्लो होने लगते हैं, वो भी थोड़ा येल्लो स्टिंज आ जाता है। तो ये होता क्यों है, ये भी बेसिकली वायरस की वजह से ही होता है। और हो क्या रहा है इसमें, जो वायरस है ना वो भाई आपके लीवर को डैमेज कर रहा है, डैमेज लीवर। तो लीवर में जाके करता क्या है, आपको पता है कि आरबीसीज थोड़े बहुत, मतलब ज़्यादातर तो स्प्लीन में मरते हैं, पर थोड़े बहुत आपके लीवर में भी मरते हैं। तो ये लीवर को डैमेज करता है और ज़्यादा आरबीसीज मरने लगते हैं लीवर में। आरबीसी मोर डाई इन लीवर। अब क्योंकि आरबीसी ज़्यादा मरने लग गए तो हमारा खून में रेड वाली मात्रा कम हो रही है। और वहीं साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो लीवर है ना, क्योंकि वो ज़्यादा काम फंक्शन करने लग रहा, तो वो बनाने लग रहा है क्या, प्रोड्यूसेस बिलीरूबिन। बिलीरूबिन पिगमेंट जो हमारी यूरिया को येलोइश कलर देता है, वो बिलीरूबिन जो येलोइश पिगमेंट है, जो हमारे प्लाज्मा को भी येलोइश पिगमेंट था, वो भी बिलीरूबिन था। तो यही बिलीरूबिन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। इस बिलीरूबिन की वजह से ही हमारी बॉडी थोड़ी येल्लोइश होने लगती है। तो ये येलो पिगमेंट होता है जो कि लीवर प्रोड्यूस करने लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, जब आपको जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस भी बेसिकली वायरस से ही होता है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये हो गया जॉन्डिस। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है आपका एड्स। ये बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस हैं वो आएंगे और बार बार वही आते हैं। सबसे पहला, ये एक एसटीडी डिसीज़ है। जीका वायरस में पढ़ा था हमने एसटीडी, वही ये भी एसटीडी है। इसका फुल फॉर्म आ जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। ये किस वायरस से होता है, ये HIV वायरस से होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये हो गया आपका HIV वायरस से। ये एक एसटीडी डिसीज़ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करता क्या है, इट डैमेजेस इम्यून सिस्टम। जो अपना इम्यून सिस्टम है ना,
उसी को डैमेज करता है। इसके कोई अलग सिम्टम नहीं है, ये बस अपनी बॉडी की फाइटिंग क्षमता को ही ख़त्म कर रहा है। अब क्या होगा, जिस बंदे को एक बार एड्स हो गया ना, वो बंदा नॉर्मल जुकाम भी सही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम को ही डैमेज किया जा रहा है। बेसिकली बताऊं तो WBCs को डैमेज किया जा रहा है, क्योंकि वही हमारा इम्यून सिस्टम है। उसमें भी अगर और ज़्यादा डेप्थ में जाऊं तो आपके लिम्फोसाइट्स को डैमेज किया जा रहा है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर दोज WBCs जो कि एंटीबॉडीज़ बना रहे थे। उसमें भी अगर पार्टिकुलर जाऊं तो ये T लिम्फोसाइट्स को डैमेज कर रहा होता है, जो कि आपके थाइमस में जाके मैच्योर हो रहे होते हैं। T लिम्फोसाइट्स अगर अभी नहीं पढ़ा होगा तो किसी आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ लिम्फोसाइट्स आपके थाइमस में जाके मैच्योर हो रहे होते हैं, वो वाले लिम्फोसाइट्स को डैमेज कर रहा होता है आपका HIV वायरस। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। नेक्स्ट है कि एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो STD मैंने बता दिया। बाकी और तरीके यही हैं कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, आपका मदर की मिल्क से हो गया, या फिर इन्फेक्टेड रेज़र से हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैंने स्टार बना दिया 2 बार, कि HIV वायरस इज़ अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, अब आप बोलोगे ये क्या बला है, तो ये वो बला है जो साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आया आज तक, तो आपको क्या समझ आएगी। अब आप समझिए, जैसे ये एक वायरस है, तो इस वायरस में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो DNA होगा, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, या तो वो DNA से बना होगा या फिर वो RNA से बना होगा। तो अगर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA से बना है इंस्टेड ऑफ DNA, देन दैट वायरस इज़ अ रेट्रोवायरस। मतलब जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो RNA से बना है, DNA से नहीं, देन इट इज़ अ रेट्रोवायरस। भाई इससे होता क्या है, होता ये है ना कि ये बंदे बहुत ही जल्दी, म्यूटेशन इज़ वेरी फास्ट इन रेट्रोवायरस, म्यूटेशन इज़ वेरी फास्ट। तो हम इसका कोई वैक्सीन नहीं बना पाते, बहुत जल्दी म्यूट होते हैं रेट्रोवायरस। तो ये म्यूट होते रहते हैं, म्यूट होते रहते हैं। हम एक की HIV वायरस की बनाएंगे वैक्सीन, तो 15 दिन बाद नया बन जाएगा, तो हम कितनों की वैक्सीन बनाते रहेंगे। तो इसीलिए इतने सालों बाद भी HIV का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कि कोई वैक्सीन नहीं बन पा रही इसकी। तो म्यूटेशन वेरी फास्ट। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कोविड, जो कोरोना वायरस है, वो भी तो वायरस से ही हो रहा है, ये भी एक रेट्रो वायरस है, इसीलिए इसकी वैक्सीन बनाने में इतनी मशक्क़त लग गई थी, और ये खुद से ही ख़त्म हुआ है। कोई नया वेरिएंट आ जाएगा तो हमारे लग जाएंगे, क्योंकि डेल्टा वाली वैक्सीन नहीं चलेगी उस पर। तो कोविड भी एक रेट्रो वायरस होता है। तो ये एक HIV के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इट इज़ अ रेट्रो वायरस, और उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ठीक है, तो HIV एड्स तो हमें पता ही है कि वायरस से होता है, पर बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसके, वो आ सकते हैं। 8वां डिसीज़ हम देखते हैं, वो है पोलियो। तो पोलियो तो हमें पता ही है कि पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, वही। तो ये भी वायरस से होता है, पोलियो वायरस, नाम भी सुना ही होगा पोलियो वायरस। वो ऐसे ही होता है ना, वायरस का नाम डिसीज़ पे ही आ जाता है, पोलियो वायरस। अनटिल अनलेस आई स्पेसिफाइड, जैसे वेरियोला जोस्टर और वेरीसेला जोस्टर, ज़्यादातर नाम उसी डिसीज़ पे ही होते हैं। तो पोलियो होता है पोलियो वायरस से। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है वायरस किस वायरस से होता है, ये है कि ये वायरस से होता है। जब 4 ऑप्शन आएंगे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पोलियो वायरस से होता है। अभी तक हमने 8 डिसीज़ पढ़ ली, 8 के एक बार और नाम करा देता हूँ। नहीं चलिए, अब बाद में लास्ट में एक ना फ्लो चार्ट बना देंगे, वो आप याद कर लेना बार बार। इसके 4 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, इट इज़ इरेडिकेटेड है। इरेडिकेटेड हमने तो सुना है पोलियो हो जाता है, फ्रॉम इंडिया। अब किसी को नहीं होता पोलियो, पुराने जो मरीज़ हैं वो अभी भी चल रहे हैं सिंस 2014। लास्ट केस जो पोलियो का इंडिया में आया था वो था 2011 में। तो WHO ने बोल दिया, अगर आपका कंट्री में 3 साल तक कोई भी केस नहीं आता डिसीज़ का, तो WHO बोल देता है कि इट हैज़ बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम योर कंट्री, यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन। तो पोलियो हैज़ बीन एरेडिकेटेड।
दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इट डज, ये आपके ब्रेन को और जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली उसको डैमेज करता है। हाँ, इसमें तो पैर पैर को लकवा मार जाता है ना, पोलियो में वो होता है। हाँ, तो पैर को लकवा कैसे मारता है कि जब आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है और आपके पैर को सिग्नल नहीं दे पाता है तो आपके पैरालिसिस हो जाता है, कभी कभी हाथ में कभी पैर में, तो उसी को पोलियो कहते हैं कि आपका पैर सही से काम नहीं कर पाता फिर। तो इट डैमेजेस योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इस वजह से ही पैरालिसिस इज सीन इन लिम्स मतलब हाथ और पैर में आपके पैरालिसिस हो सकता है इस वजह से। अब आप बोलेंगे कि भाई 2014 में जब एरेडिकेट हो गया तो अब हम पोलियो ड्रॉप्स क्यों पीते हैं? हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हमारी पूरे वर्ल्ड में ये एरेडिकेट अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है भाई एरेडिकेट? वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 196 देश हैं इस पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, और उसका पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान। तो इन दो कंट्रीज़ को छोड़ के हर जगह ये एरेडिकेट हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये हमारे नेबर्स हैं तो हमें भी पीना पड़ता है क्योंकि कभी भी आ सकता है वापस से। तो यहाँ पे एरेडिकेट नहीं हुआ है। ये फैलता बेसिकली ऐसे ही है ना कि मतलब जैसे किसी ने छींक वीक दिया तो हमारे ऊपर वो वायरस नहीं आना चाहिए। अब क्या है, जैसे मान लो कोई इंदस में हग रहा है तो वो इंदस का पानी हमारे गुजरात में भी आ रहा है, तो इस तरीके से वो आ जाता है मतलब, इसीलिए हमें पोलियो ड्रॉप्स ले लेना चाहिए अभी भी। तो ये पोलियो हो गया, ये भी इसी से होता है, वायरस से। अब 9वें नंबर की डिसीज़ मीज़ल्स। मीज़ल्स आपको पता होगा कि पूरे बॉडी पे दाने 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 हो जाते हैं, बॉडी पे दाने हो जाते हैं, इसको मीज़ल्स बोलते हैं। तो बेसिकली स्किन को डैमेज कर रहा होता है। इसका वायरस ही पढ़ लो कि कौन सा वायरस होता है जो मीज़ल्स करता है। एक बिल्ली वायरस होता है, मोरबिल्ली वायरस। तो ये मोरबिल्ली वायरस आपका मीज़ल्स को कर रहा होता है। मीज़ल्स बॉडी पे दाने 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 हो जाते हैं, उसको मीज़ल्स बोलते हैं, स्किन को डैमेज करता है और ये मोरबिल्ली वायरस से होता है। 10वें नंबर की डिसीज़ है मम्स हमको हो चुके हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। तो जो गलसुआ है वो भी एक वायरस से होता है। इसमें करता क्या है, जैसे मान लो ये है आपका वायरस, ये जाएगा आपके मुंह में और आपके सलाइवरी ग्लैंड को डैमेज कर देगा। ये जाके डैमेज करेगा सलाइवरी ग्लैंड को। और सलाइवरी ग्लैंड, कौन सा सलाइवरी ग्लैंड? बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा होता है बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसको जाके डैमेज करेगा और वो फूल जाएगा, स्वेल। कान के पास, कान के नीचे की साइड को रहता है वो, तो हमारा जो गला है वो थोड़ा सूजा सा दिखने लगता है मम्स में, तो वो गलसुआ हो जाता है। इसका वायरस का जो नाम होता है वो होता है रूबुला वायरस। तो मोरबिल्ली से होता है मीज़ल्स और रूबुला से होता है आपका मम्स। अब चलिए एक चार्ट बना देते हैं जल्दी से, जिससे कि 10 के 10 एक जगह कैप्चर हो जाए। सबसे पहली जो हमने पढ़ी थी वो थी रेबीज़, दूसरे पे हमने पढ़ा डेंगू, तीसरे पे हमने पढ़ा स्मॉल पॉक्स, उसके बाद हमने पढ़ा बड़ा भाई चिकन पॉक्स, बीच में हमने एक जीका भी पढ़ा था, 6वें नंबर पे हमने पढ़ा एड्स, 7वें नंबर पे हमने पढ़ा पोलियो, फिर हमने पढ़ा मीज़ल्स, फिर हमने पढ़ा मम्प्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़े थे ना, जॉन्डिस। तो ये हो गई 10 वायरल डिसीजेस।
तो ये हमें याद रखना है कि ये किससे, ये सारे डिसीज़ वायरस से होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही छोटा टॉपिक, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, as the word suggests, proto means first and zoa means animal. तो प्रोटोजोआ is the first animal. It is unicellular, मतलब पहले तो सिर्फ प्लांट्स ही आए होंगे। तो जो पहला एनिमल साइंटिस्ट बोलते हैं आया इस धरती पर, वो था प्रोटोजोआ। द फर्स्ट सेल विदाउट अ सेल वॉल, द फर्स्ट सेल विद स्मॉलर वैक्यूल्स। तो ये प्रोटोजोआ था, फर्स्ट एनिमल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ कौन है? जैसे कि अमीबा। अमीबा में पता है एनिमल है, और ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। जैसे कि यूग्लिना, यूग्लिना, जैसे कि यूग्लिना के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम जानेंगे। जैसे कि पैरामीशियम इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ। यूग्लिना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारा जानना ज़रूरी है, यूग्लिना इज़ द लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरस होता था ना, वैसे यूग्लिना इज़ द लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बंदा आधा प्लांट और आधा एनिमल होता है। ठीक है, तो इट इज़ द लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। पैरामीशियम के बारे में वैसे तो पता होगा ये वाली बात, लेकिन नहीं पता हो तो जान लो कि इट इज़ स्लिपर शेप्ड एनिमल। ये भी मतलब ये इस तरीके का कुछ रहता है, तो स्लिपर शेप्ड बोल देते हैं इसको, स्लिपर शेप्ड एनिमल। ठीक है, तो पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये तीनों ही प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। यूग्लिना क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि इट इज द लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। पैरामीशियम स्लिपर बेस्ड, यही आएगा क्वेश्चन, स्लिपर बेस्ड एनिमल क्या है, पैरामीशियम है। ये भी आ सकता है कि पैरामीशियम बेसिकली प्रोटोजोआ होता है। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये तीनों ही प्रोटोजोआ हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोटोजोआ की डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी मतलब सबसे पहले खोजा किसने था, उस बंदे का नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक। ये पहली बार सुना होगा नाम, हो सकता है, लेकिन आखिरी बार नहीं सुना होगा, क्योंकि इसने बहुत चीज़ों का डिस्कवरी किया है बायोलॉजी में। तो ही वॉज द वन जिसने प्रोटोजोआ का डिस्कवरी किया। अभी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये बैक्टीरिया का भी इसी ने डिस्कवरी किया था, बैक्टीरिया का भी डिस्कवरी इसी ने किया था, प्रोटोजोआ के भी डिस्कवरी इसी ने किया था। किसी न किसी माइक्रोस्कोप में भी इसका नाम तुम सुन लोगे शायद। तो ये बंदा एक इम्पॉर्टेंट बंदा है। तो प्रोटोजोआ का हमने जाना कि इट इज़ यूनिसेलुलर एंड द फर्स्ट एनिमल। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये तीनों ही प्रोटोजोआ होते हैं, और डिस्कवरी की थी हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक साहब ने। अब हम आएंगे डिसीज़ पर। तो डिसीज़ेस जैसे हमने वायरस में बहुत डिटेलिंग में पढ़ी थी, इसमें उतनी डिटेलिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें मेनली 3 इंपॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में जानना है। उनका जानना है कि ये किस प्रोटोजोआ से होता है। सबसे पहले तो यही जानना है कि ये प्रोटोजोआ से होता है। दूसरा हमें ये जानना है कि किस प्रोटोजोआ से होता है। और तीसरा हमें ये जानना है कि ये इसका वेक्टर कौन है, इसको प्रोपोगेट कौन करेगा, एक से दूसरे जगह पे फैलाएगा कौन, कंटेजियस कैसे है, इन्फेक्शियस कैसे है। तो डिसीजेस बाय प्रोटोजोआ, क्योंकि 3 है तो मैं यहीं पर ही एक चार्ट बना देता हूँ, तो अपने को कोई दिक्कत ही ना रहे। ठीक है, तो पहला डिसीज़ आएगा आपका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मलेरिया। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, याद करो इस बात को 10 बार बोलो, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। वेक्टर क्या है, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है।
दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसका वेक्टर क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आपका प्रोटोजोआ को रखता है और वो प्रोपोगेट करता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? विच प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये होता है वो प्रोटोजोआ का नाम जो मलेरिया करता है। प्रोटोजोआ मलेरिया करता है, कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वेक्टर क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। डेंगू का वेक्टर क्या था? जीका का वेक्टर क्या था? एडिस मॉस्किटो। इसका क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीज, 3 ही डिसीज पढ़नी है हमें। दूसरी इंपॉर्टेंट डिसीज है स्लीपिंग सिकनेस। इसमें बेसिकली इंसान 24 घंटे सोता ही रहता है। ये बहुत ही खतरनाक डिसीज़ है। पहली बात, ये किससे होती है? प्रोटोजोआ। दूसरी बात, स्लीपिंग सिकनेस कौन से प्रोटोजोआ से होती है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्री पान सोमा। 3 पान खा के सो गया। सोमा मतलब इंग्लिश का रूट वर्ड है सोना वाला, तो 3 पान खा के सो गया, ट्रीपेनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस ट्रीपेनोसोमा से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वेक्टर क्या है? कौन इसको फैलाएगा? तो उसका नाम होता है सी फ्लाई। जो हाउस फ्लाई टाइप से ही रहती है, सी फ्लाई, वो स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर होता है, सी फ्लाई। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका काला आजार। इसी का दूसरा नाम होता है ब्लैक फीवर। इसी का तीसरा नाम होता है डमडम फीवर। काला आजार, ब्लैक फीवर या डमडम फीवर। काला आजार, ब्लैक फीवर, डमडम फीवर, जितने ज़्यादा नाम है उतने ही खतरनाक ये डिसीज़ है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर आता है, आपका यूरिन तक ब्लैक हो जाता है, आपके नेल्स भी ब्लैक हो जाते हैं। इसका वेक्टर कौन है? कौन इसको फैलाएगा? सैंड फ्लाई। और ये किससे होगा? इस कौन से प्रोटोजोआ से होगा? तो इसके प्रोटोजोआ का नाम है, हमें पता है ये खतरनाक है, जैसे कि लोग रेसलिंग कर रहे हैं उतनी ज़्यादा खतरनाक है, बूम बूम। तो आपने रेसलमेनिया का नाम तो सुना ही होगा, तो इसका नाम याद रखिए, प्रोटोजोआ से होता है ये, और उस प्रोटोजोआ का नाम है लीशमेनिया। रेसलमेनिया से भी खतरनाक, लीशमेनिया। तो ये है प्रोटोजोआ के बारे में कंप्लीट डिसीजेस। 3 डिसीज़ होती हैं, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, डमडम फीवर, ब्लैक फीवर, सब प्रोटोजोआ से होती हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो याद रहेगा मलेरिया के लिए, इसका वेक्टर। स्लीपिंग सिकनेस का सी फ्लाई और इसका सैंड फ्लाई। मलेरिया का याद रहेगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका ट्रीपेनोसोमा और इसका लीशमेनिया। तो यहाँ पे इतना ही था हमारा प्रोटोजोआ के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले डिस्कवरी, तो डिस्कवरी हमने बता ही दिया, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी करी वायरसेस की। नेक्स्ट है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये होते हैं प्योर लिविंग, दे आर प्योर लिविंग। जैसे वायरस था, दैट वाज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऑन द अदर एंड बैक्टीरिया इज प्योर लिविंग, प्योरली लिविंग है।
इंपॉर्टेंट है कि इसकी हमें डिसीज़ेस याद करनी होंगी। वायरस के बाद सबसे ज़्यादा इसी की डिसीज़ होती हैं, क्योंकि देखिए फंगस और प्रोटोजोआ की कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएंगी। फंगस की एक टाइप की ही डिसीज़ होती हैं और प्रोटोजोआ की 3 ही डिसीज़ हैं, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया और आपका काला आज़ार। तो ये 3 हम दिमाग में साइड कर लेंगे। वायरस की काफ़ी सारी हमने पढ़ ली हैं, वो हमने फ्लो चार्ट ही बना लिया। तो बैक्टीरिया की डिसीज़ेस इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो पूछ लेते हैं कि विच बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया था जिसने ये किया। तो इसकी भी हमें 8-10 इसकी भी हमें करीब आई थिंक 10 डिसीज़ पढ़नी है, 10 नहीं 8 डिसीज़ पढ़नी है बैक्टीरिया की। तो वो 8 डिसीज़ पढ़ने के बाद हम डिसीज़ टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे कि हाँ ये इससे हो पाएगा। तो इसमें हम पूछ लेंगे विच बैक्टीरिया, और वो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये, पहली बात तो ये पूछेंगे कि डिसीज़ बैक्टीरिया से होता है या नहीं, फिर कौन से बैक्टीरिया से होता है और ये क्या करता है डिसीज़। तो आप कहीं ना कहीं एक पैटर्न देखिएगा कि जो भी पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और जो मतलब गरीबी की वजह से आप मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो भी डिसीज़ हो रही होती है ना, वो बैक्टीरिया से हो रही होती हैं। गंदे पानी से, पल्यूटेड वाटर, अनहाइजीनिक फूड, इन सब चीज़ों से बैक्टीरिया की डिसीज़ होती है। तो पहला आता है आपका कॉलेरा। यह हमें पता है कि ये पल्यूटेड वाटर या फिर फूड से फैलता है। कॉलरा आपका किस चीज़ को डैमेज करता है? ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा होता है कॉलरा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्या है कि ये बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम बताओ। उस बैक्टीरियम का नाम है विब्रियो कॉलरी। ये मत सोचना कि कॉलरी ऑप्शन में आएगा वो हम मार्क कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। कॉलरी हर ऑप्शन में दे देंगे, याद ये रखना पड़ेगा विब्रियो कॉलरी, इट इज़ विब्रियो कॉलरी। वो कर देंगे मेटा कॉलरी, यूग्लिना कॉलरी, तो विब्रियो कॉलरी याद रखना पड़ेगा कि कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंटेस्टाइन वगैरह को डैमेज करता है, गंदे सड़े पानी वगैरह से कॉलरा होता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कॉमनली नोन एज टीबी। ये करता क्या है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है। अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, इफ़ प्लस 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 बहुत एक्सेसिव में हो जाए, तो ये हमारे इंटेस्टाइन्स को भी डैमेज करता है और कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है टीबी। पर लंग्स तो मेनली डैमेज होते ही हैं। कैसे फैलता है कि जिस बंदे को टीबी है उसकी म्यूकस से उसने खांसा, तो वो आपके तरफ आ रहा है बैक्टीरिया, तो उससे आपको फैल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसमें भी वही चीज़ आएंगी, माइकोबैक्टीरियम की जगह कुछ अलग यूज़ कर देंगे और ट्यूबरकुलोसिस जोड़ देंगे। तो हमें याद होना चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही होता है ट्यूबरकुलोसिस। और इंडिया फाइट तो कर ही रहा है टीबी के अगेंस्ट, और उसने एक प्लान भी बनाया कि 2025 में हम टीबी को एरेडिकेट कर देंगे कम से कम इंडिया से। और WHO ने बोला है कि हम वर्ल्ड में 2030 तक टीबी को एरेडिकेट करना चाहते हैं। दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही जनरल बता दिया। थर्ड जो इम्पोर्टेंट डिसीज़, देखिए अभी बैक्टीरिया से हमने क्या क्या पढ़ा, कॉलेरा और ट्यूबरकुलोसिस, दोनों ही आपको कहीं ना कहीं गंदे पानी से और ये अनहाइजीनिक फूड और मेल न्यूट्रिशन से ही होती हैं। कॉलरा विब्रियो कॉलरी से होता है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे लेप्रोसी। लेप्रोसी, इसको हिंदी में छुआछूत की बीमारी भी बोलते हैं। ये एक स्किन डिसीज़ होता है, और उसकी स्किन जो होती है ना सड़ जाती है, स्किन सड़ जाती है, फफूंदी सी बन जाती है, उस पर मतलब मोटे मोटे स्वेलिंग आ जाती है, इस तरीके से गंदी सी हो जाती है, और वो कोई छू लेना तो वो बैक्टीरिया आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है और आपको भी वो हो जाता है। एक वाइट लेप्रोसी भी होता है, जिसको मतलब कई लोग होते हैं ना उनकी पूरी स्किन वाइट सी हो जाती है, तो वो एक एल्बिनिज्म अलग होता है, और एक होता है कि वाइट लेप्रोसी भी हो जाती है। वो भी अगर टच करेंगे तो आपकी स्किन भी वाइट होने लगेगी। तो उन लोगों से मतलब वो सड़ने सी लगती है स्किन, उनका अलग सा रहता है।
ये लेप्रोसी डिसीज़ के बारे में। इस डिसीज़ के बारे में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये किस बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, नहीं लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम याद रखना है, बाकी लेप्रे तो लेप्रोसी से लग रहा है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से लेप्रोसी बीमारी होती है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ये आता है कि इस डिसीज़ का नाम और क्या है। इस डिसीज़ का एक और नाम होता है हैंसन डिसीज़। कि देखिए आपकी सड़ रही है स्किन, तो अब भैया आप बिल्कुल हैंडसम तो नहीं रहे, तो इस डिसीज़ का नाम हो गया हैंडसम से हैंडसन डिसीज़, हैंडसन डिसीज़। ठीक है, ऐसे नहीं आया, ये साइंटिस्ट का नाम है हैंसन, लेकिन बस नाम याद करने के लिए फालतू का लॉजिक दे रहा हूँ। लेप्रोसी को हैंसन डिसीज़ भी बोलते हैं। चौथा जो हम इम्पोर्टेंट एक डिसीज़ पढ़ेंगे बैक्टीरिया से, वो है टिटनस। इसका दूसरा नाम होता है लॉक जॉ डिसीज़, क्योंकि बंदे का टिटनस होने के बाद जॉ लॉक हो जाता है, आर्च शेप हो जाता है बॉडी का, आर्च शेप, जॉ लॉक, और फिर इंस्टेंट डेथ। देयर इज़ नो क्योर फॉर टिटनस। होता कैसे है, रस्टेड आयरन, जो रस्टेड आयरन होता है वहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं एक बैक्टीरिया के पनपने की। ऐसा नहीं होता कि हर रस्टेड आयरन पे वो बैक्टीरिया पनप रहा है, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल होती हैं कि वो बैक्टीरिया वहाँ पनप सकता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ये बैक्टीरिया पनपता है रस्टेड वायरस पे। जैसे हमने कॉलरा में पढ़ा, कॉलरा का बैक्टीरिया था विब्रियो कॉलरी, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ऐसे ही टिटनस का पढ़ेंगे क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। तो ये रस्टेड आयरन पे पनप रहा होता है, उससे हमको टिटनस या फिर लॉक जॉ डिसीज़ हो सकती है। इससे इंस्टेंट डेथ होता है। 24 आवर्स में एक हमें इंजेक्शन ले लेना चाहिए टिटनस का, वरना 1 साल बाद भी टिटनस का बैक्टीरिया अपना इफ़ेक्ट दिखा के आपको आर्च शेप करके इंस्टेंट डेथ कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में नहीं हुआ तो नहीं होगा टिटनस, ये धीरे धीरे पनपता है और 1 साल बाद आपका मोस्टली असर दिखता है। 5वें नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ हम पढ़ेंगे, टाइफॉइड। टाइफॉइड बार बार पूछे जाने वाली, और कई बार लोग इसको वायरस से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टिटनस, ये बैक्टीरिया से होती हैं। क्योंकि इंडिया में ही आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये गंदगी से होती हैं डिसीज़। टाइफॉइड भी उन्हीं में से एक है। टाइफॉइड जो है आपका ब्लड को अफेक्ट करता है, ब्लड इज़ अफेक्टेड, ब्लड को अफेक्ट कर रहा होता है। ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है सीधा सीधा, मसल्स को भी अफेक्ट करता है टिटनस। ब्लड को अफेक्ट करता है टाइफॉइड। और ये किस बैक्टीरिया से होता है, टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। तो टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी। एक बार फिर से बैक्टीरिया को रिवाइज करते हैं। कॉलरा हुआ विब्रियो कॉलरी से, ट्यूबरकुलोसिस हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, लेप्रोसी हुआ माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, टिटनस हुआ क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से, और टाइफॉइड हुआ सैल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी। इनको बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार दिमाग में चढ़े रहेंगे, तो एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शन दिखेंगे तो एक अपन मार्क कर देंगे। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी ब्लड इफेक्ट होता है। होता क्या है, बहुत ज़्यादा फीवर आने लगता है, बेसिक है। बैकबोन में दर्द होता है, और मसल में भी दर्द होता है, मसल पेन, बैकबोन पेन, ये सारी चीज़ें होती हैं टाइफॉइड में, और बहुत ज़्यादा फीवर आता है। 6वां डिसीज़ जो हम बैक्टीरिया से पढ़ेंगे वो है प्लेग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी है, क्योंकि प्लेग से जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तुम, तो
वहाँ पर देखोगे कि प्लेग से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, हज़ारों लाखों में लोग मर गए थे। और प्लेग कमीशन जो बैठा था वहाँ पर भी आप पढ़ोगे 19 में जो प्लेग कमीशन था, रैंड उसको मार दिया गया, वो सब भी पढ़ोगे। तो सावरकर ब्रदर्स के बारे में जब पढ़ोगे तब तो इम्पोर्टेंट है ये प्लेग। तो प्लेग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। दूसरा कि ये क्या करता है, ये रैट्स से फैलता है, और ख़ासकर जो ब्लैक रैट्स होते हैं ना उनसे फैलता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है ब्लैक डेथ। यूरोप में एक बार ब्लैक डेथ आई थी 800-900 साल पहले, और 1/3 ऑफ यूरोप वॉज वाइप्ड आउट। इस लेवल पे फैलता है ये, खतरनाक तरीके से फैलता है। 1/3 ऑफ यूरोप्स एंटायर पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। प्लेग बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कंटेजियस है, बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया से होता है? इसका नाम थोड़ा टिपिकल है लेकिन याद करने की कोशिश करिए। इसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस। पेस्ट से याद कर सकते हैं, जैसे चूहे होते हैं ना तो वो पेस्ट होते हैं, है ना, गंदगी फैलाते हैं, पेस्टिसाइड टाइप, पेस्टिसाइड डालते हैं तो पेस्ट है। तो चूहे पेस्ट होते हैं, तो पेस्टिस ऐसे याद हो जाएगा। और प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। थोड़ा तो रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे टाइफॉइड है तो वो किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी। ऐसी प्लेग किससे होता है? पेस्ट तो पेस्टिस, और तुम्हारा यर्सीनिया पेस्टिस। अब 7th और 8th इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक साथ क्लब कर देता हूँ, और वो भी रेड से, क्योंकि ये दोनों ही एसटीडी बीमारी हैं। याद रखना, जो भी बीमारी एसटीडी होती है उसको मैं स्पेसिफिकली एसटीडी अलग से लिखा है, तो इसको मैं दोनों को अलग कलर से ही लिख देता हूँ। एसटीडी बीमारी हैं दोनों बैक्टीरिया से होने वाली। एक का नाम है गुनेरिया, गुनेरिया। दूसरे का नाम है सिफिलिस, गुनेरिया एंड सिफिलिस। दोनों का सिमिलर सा ही है कि ये इरिटेशन करेगा आपके प्राइवेट पार्ट्स में, प्राइवेट पार्ट्स में। बेसिक सिम्टम है, दोनों में ही होता है। कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे होंगे आपके प्राइवेट पार्ट्स। लेकिन जो सिफिलिस है ये थोड़ा सा खतरनाक और ज़्यादा है, क्योंकि ये मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपका बेटा प्रेग्नेंट है, अगर आपकी मदर प्रेग्नेंट है, उन वो बच्चे को कैरी करती हैं, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू सिफिलिस वगैरह ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये ब्रेन को डैमेज कर देता है, बच्चे का ब्रेन डैमेज, ब्रेन को बढ़ने नहीं देता। तो गुनेरिया और सिफिलिस ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों एसटीडी हैं और दोनों ही बैक्टीरिया से होती हैं। तो बैक्टीरिया प्लस एसटीडी इज़ गुनेरिया एंड सिफिलिस। अब आता है बैक्टीरिया का नाम। तो गुनेरिया होता है तुम्हारा किस बैक्टीरिया से? गुनेरिया निसेरिया, निसेरिया गुनेरिया, यही है बैक्टीरिया का नाम, निसेरिया गुनेरिया, निसेरिया गुनेरिया। बार बार पढ़ो, बार बार याद करो, 4 ऑप्शंस में 1 मार्क कर दोगे। निसेरिया गुनेरिया, निसेरिया गुनेरिया, निसेरिया गुनेरिया। सिफिलिस किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस याद है? स्लीपिंग सिकनेस कैसे याद किया था? 3 पान खा के सो गया, ट्रीपैनोसोमा था वो प्रोटोजोआ। स्लीपिंग सिकनेस ट्रीपैनोसोमा प्रोटोजोआ से हुआ था। सिफिलिस किससे होगा? सिफिलिस होगा ट्रीपैनोमा, सोमा नहीं है, ट्रीपैनोमा, ट्रीपैनोमा पैलिडियम, ट्रीपैनोमा पैलिडियम, इससे होता है आपका सिफिलिस। तो ये हो गई आपकी 8 बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं। बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ना है वो एक बार रिवाइज कर देते हैं, और एक ना छोटा सा चार्ट बना लेते हैं जिससे कि सारी चीज़ें क्लस्टर में आ जाएं। कम से कम ये तो याद रही कि 8 जो डिसीज़ थी वो बैक्टीरिया की वो कौन सी थी। तो 8 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 और शिट गलत बन गया 8। तो 8 डिसीज़ जो हमने बैक्टीरिया की पढ़ी। सबसे पहले कॉलेरा, क्लोस्ट्रीडियम, कॉलेरा, विब्रियो, कॉलेरी। ठीक है। दूसरा पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। तीसरा हमने पढ़ा लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम, लेप्री। चौथा हमने पढ़ा टाइफाइड, सैल्मोनेला, टाइफी। फिर हमने पढ़ा टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम, टिटानी। फिर हमने पढ़ा गुनेरिया, निसेरिया, गुनेरिया। फिर हमने पढ़ा सिफिलिस, ट्रीपैनोमा, पैलेडियम। फिर हमने एक और, तो 7 हो गया, एक और क्या पढ़ा था हमने, अच्छा प्लेग। प्लेग ये वही रेट ब्लैक डेथ, ये इसका नाम था पेस्टिसिया। पेस्टिस तो याद ही रहेगा, पेस्टिस क्योंकि पेस्ट से हो रहा है। और पहला वाला है यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये हो गई बैक्टीरिया की सारी डिसीजेस। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं डिसीजेस के, मतलब इन्फेक्शियस डिसीज़ के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है फंगस। ये बहुत ही छोटा 2 सेकंड का टॉपिक है। सबसे पहले फंगस के बारे में कि फंगस की डिस्कवरी किसने की थी। देखिए भाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों की डिस्कवरी की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक ने। विटामिन की डिस्कवरी की थी फंक ने, और इवेनोस्की था हमारा वायरस का डिस्कवर। फंगस की डिस्कवरी किसने करी है, ये भी भाई कोई ना कोई एंटनी ही होगा, क्योंकि एंटनी ना जो काम कर रहा है वो वेरी गुड कर रहा है। पर इस बंदे का नाम क्या है, हेनरिक एंटनी बेरी। हेनरिक एंटनी बेरी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है एंटनी। तो हेनरिक एंटनी बेरी, ये है हमारा फंगस का डिस्कवर। फंगस जो है वो सिर्फ स्किन पर रहता है, अंदर डिसीज़ नहीं करता, स्किन डिसीज़ फैलाता है। स्किन पे जो हमारी बीमारियाँ वो फंगस के द्वारा होती हैं। फंगस ह्यूमिडिटी में ही पनपता है, जहाँ थोड़ा पानी रह जाए, जहाँ थोड़ा क्या बोलते हैं गीली चड्डी, या कम सूखे बाल, या फिर बाल गीले किए थे और उनका कोई सॉल्ट रह जाए, तो इस तरीके से इन कंडीशंस में आपका फंगस पनप रहा होता है, बेसिकली ह्यूमिड कंडीशंस में। स्किन डिसीजेस करता है। इनका रूट वर्ड होता है माइको। जहाँ भी आप माइको पढ़ें, रिलेट कर लीजिए कि वो फंगस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इसीलिए स्टडी ऑफ फंगस को बोलते हैं माइकोलॉजी। अभी 4 चीज़ें पढ़ी। पहला डिस्कवरी हेनरिक एंटनी बेरी ज़्यादा काम कर रहा है, हेनरिक एंटनी बेरी। दूसरा स्किन डिसीजेस, ह्यूमिडिटी। और तीसरा स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं फंगस के एग्जांपल्स। मशरूम भी एक तरीके का फंगस है, और ईस्ट भी एक तरीका फंगस है। ठीक है, इस तरीके के होते हैं फंगस। ईस्ट जो फंगस होते हैं ना, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर। भाई वो तो बहुत बड़ा सा जंगल बना देते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर होता है। बट दिस इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ यूनिसेल्यूलर। एक्सेप्शन कि इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर फंगस।
क्या? ईस्ट। ये डोसा बनाने में काम आता है। डोसा का जब फ्लफ़ी हो जाता है ना वो, तो ईस्ट की वजह से ही हो रहा होता है। अब हम बोलेंगे क्या सारे ही जो फंगस हैं वो ख़राब होते हैं? नहीं, सारे फंगस ख़राब नहीं होते हैं। सम आर यूज़फुल, कुछ को तो हम खाते भी हैं। मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, यस दे आर एडिबल। एल्कोहल बनाने में फंगस का यूज़ होता है, तो बेवरेजेस बनाने में भी बहुत यूज़ होता है। फंगस मेडिसिन में भी यूज़ होता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक बनाने में फंगस का यूज़ होता है। फंगस इज यूज्ड, फंगस यूज्ड। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ फंगस, और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम, दिस वॉज द फर्स्ट फंगस जिसने आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रिपेयर्ड यूजिंग फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन आता है। इसका नाम है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये हमने पढ़ा है बायोलॉजी में बहुत बार, छोटी बुक्स में 7th 8th 9th 10th यही भरा रहता था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था, नाम है पेनिसिलिन। फंगस का यूज़ किया था पेनिसिलियम नोटेटम। बंदे का नाम है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 3 स्टार बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार तो मैं मॉक्स में भी देख चुका हूँ। नेक्स्ट है डिसीजेस। अब क्योंकि बताया मैंने कि सारी की सारी स्किन डिसीजेज ही हो रही हैं, तो ईजी है। पहला डिसीज़ है रिंगवर्म। रिंगवर्म का मतलब होता है दाद। दाद। अब कुछ लोगों से अच्छा कौन जाने दाद के बारे में, तो पहला है रिंगवर्म। दूसरा है स्केबीज, इसको हिंदी में बोलते हैं खाज। कुछ लोगों से अच्छा कैसे जाने हम खाज के बारे में, तो रिंगवर्म, स्केबीज। इंग्लिश में नाम याद ज़रूरी कर लेना कि रिंगवर्म और स्केबीज। तीसरा है डेंड्रफ। जो डेंड्रफ है वो भी एक तरीके का फंगस ही है। चौथा है बॉल्डनेस। जब ज़्यादा डेंड्रफ हो जाता है तो हमारे रूट्स में वो फंगस उगने लगता है, जिसकी वजह से हमारे रूट्स जो उखड़ जाते हैं और बॉल्डनेस आ जाता है, बॉल्डनेस। और पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्टार बना देता हूँ, एथलीट फुट। एथलीट फुट, एथलीट फुट ये फंगस से होता है, एथलीट फुट। इसी का दूसरा नाम है एथलीट फुट, इसी का दूसरा नाम होता है एथलीट वर्म। एथलीट वर्म। ये हो गया हमारा टोटल फंगस के बारे में, और यहाँ पे हमारा सारा इन्फेक्शियस डिसीज़ ख़त्म हुआ। तो फंगस हेनरिक एंटनी बेरी ने डिस्कवरी की थी। स्किन डिसीज़ होती हैं, ह्यूमिडिटी में पनपता है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस। मशरूम और ईस्ट। ईस्ट इज़ द यूनिसेलुलर, डोसा बनाने में काम आता है। एल्कोहल वगैरह बेवरेजेस बनाने में भी फंगस का हम यूज़ लेते हैं। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यूजिंग अ फंगस, उसने बनाई थी। इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उसी के नाम पे इसने उसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। डिसीजेस रिंगवर्म, दाद, स्केबीज, खाज, डेंड्रफ, बॉल्डनेस, एथलीट फुट भी फंगस से होता है। तो यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म करते हैं डिसीज़ का। पार्ट 2 में हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे, तो वो छोटा ही पार्ट रहेगा। थैंक यू।